ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसकी पूरी फैमिली का मर्डर हो गया कुछ माफिया की लड़ाई में। और अब ये आदमी कैसे अपनी फैमिली के मर्डर का बदला लेगा, यही हम इस एनिमे में जानेंगे, जो कि एक बहुत ज्यादा कमाल का एनिमे है। कहानी की शुरुआत में हमें एंजेलो और उसके छोटे भाई लूस को दिखाया जाता है, जो कि अभी अपने फादर का इंतजार करते हुए एक अलमारी में छिपे हुए थे, जिससे जब उनके फादर आए तो वह उन्हें सरप्राइज कर सके। कुछ ही देर में उनके फादर घर पर पहुंचते हैं और उनकी मदर गेट खोलती है। अभी एंजेलो के फादर जैसे ही अंदर होते हैं तभी फिर से गेट लॉक हुआ, और जो भी पर्सन था वो उन्हीं का नाम लेते हुए कह रहा था कि जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। यहाँ पर एंजेलो के फादर ने दरवाजा खोला और हमें उस पर्सन की आइडेंटिटी का पता चला। ये असल में वन सेट वेनिटी है, जो कि एक माफिया फैमिली मतलब कि वेनिटी फैमिली का मेन बॉस है। अभी ये अपने साथ दो दूसरे आदमियों को भी लेकर आया था और खबर देने आया था कि डॉन अब नहीं रहे। ये सुनने के बाद एंजेलो के फादर, जिनका नाम टेस्टा है, वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो तुरंत ही अपने एक टेबल के पास पहुंचकर उससे एक छोटा सा चाकू निकालते हुए अपने हाथ में छुपा लेते हैं, क्योंकि वह समझ चुके थे कि वेनिटी यहां पर क्यों आया है। असल में एंजेलो के फादर उस डॉन के हिसाब किताब का ख्याल रखते थे, और वह सारी जानकारी साथ ही एक खास किताब एंजेलो के फादर के ही पास थी, और विंसेंट उसे ही लेने आया था। अभी एंजेलो के फादर विंसेंट से पूछते हैं कि क्या यह काम ऑर्को फैमिली का है, जिस पर विंसेंट कहता है कि नहीं। इतना कहते हुए उसने तुरंत ही टेस्टा की तरफ अपनी गन पॉइंट कर दी थी, और ऐसा करते हुए वह कहता है कि यह काम मेरा है, मैंने ही डॉन को मारा है और अब मैं तुम्हें भी खत्म करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले वो किताब मेरे हवाले कर दो, जिसमें डॉन के सारे पैसों की खबर है। अपने फादर को इस तरह की कंडीशन में देखकर वहां एंजेलो और उसका छोटा भाई लूस दोनों ही घबरा चुके थे। लूस तो अलमारी से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एंजेलो ने उसे पकड़ लिया, क्योंकि अगर वह बाहर निकले तो प्रॉब्लम बढ़ सकती थी। अभी वहां सामने जैसे ही टेस्टा ने देखा कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने तुरंत ही अपने पास से वह चाकू निकालकर हमला कर दिया। लेकिन विंसेंट और उसके आदमियों ने तुरंत ही गोली चलाकर टेस्टा को वहीं मार डाला। अभी अपने फादर की डेथ होते देखकर लूस से रहा नहीं गया, और वह अलमारी से निकलते हुए तुरंत अपने फादर की तरफ भागा। उसे देखकर विंसेंट ने यहां उसकी तरफ भी गन पॉइंट कर दी, जो देखकर लूस की मदद कहने लगी कि यह तो बच्चा है, तुम इसे क्यों मार रहे हो, ये तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। पर लूस कहने लगा कि नहीं, अभी ये बच्चा है, लेकिन फ्यूचर में ये मुझसे बदला लेने जरूर आएगा, इसीलिए मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर विंसेंट ने लूस और उसकी मदर दोनों को ही गोली मार दी। अभी वो अपने एक आदमी से भी कहता है कि तुम जाकर देखो कि घर में और तो कोई नहीं है। वहां उसका आदमी, जो कि असल में उसका बड़ा बेटा नीरो है, वो आगे बढ़कर अभी उस अलमारी की तरफ जा ही रहा था जिसमें एंजेलो छुपा हुआ था। लेकिन जब वो उस अलमारी को खोलता है तब तक एंजेलो वहां से जा चुका था, वो दूसरी जगह छुप गया होता है। एंजेलो अभी शांति से पहले सिचुएशन देखता है, और जब उन लोगों का ध्यान किसी दूसरी जगह पे था तब वो वहां से भागने की कोशिश करता है। हालांकि नीरो ने उसे देख लिया था, इस वजह से नीरो तुरंत ही गोली चलाता है, पर एंजेलो उस गोली से बच गया था और सही समय पर वहां से निकल जाता है। अभी एंजेलो अपने एक बेस्ट फ्रेंड कॉर्टियो के घर पर पहुंचता है और उसे सारी बात बताता है। कॉर्टियो एक समझदार लड़का था, इसीलिए वो एंजेलो को सलाह देता है कि आज रात वो उसी के घर पर रुके, क्योंकि बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। अभी उस रात के लिए एंजेलो वहीं पर रुक गया, लेकिन सुबह कॉर्टियो के जागने से पहले ही वह उठकर वापस अपने घर लौट गया, जहां उसने देखा कि उसका पूरा घर जल चुका है और वहां पर भीड़ लगी हुई थी, और सभी को यही लग रहा था कि एंजेलो की जो फैमिली थी वह आग लगने के चलते मारी गई। किसी को भी सच का पता नहीं था, और हकीकत सिर्फ एंजेलो ही जानता था, और इसी वजह से वह बदला लेना चाहता है। लेकिन अब भी उसके हाथ में कुछ भी नहीं है और उसे सरवाइव भी करना है। इसीलिए उसने डिसीजन लिया कि पहले उसे खुद को थोड़ा ताकतवर बनाना होगा। उसने वो सिटी छोड़ दी और अपना नाम बदल दिया। अब एंजेलो ब्रूनो बन चुका था, जो कि दूसरी सिटी में पार्ट टाइम जॉब करके किसी तरह से अपना गुजारा कर रहा था। उसने वहीं पर एक पुराना सा अपार्टमेंट रेंट पर ले रखा है, जो कि ज्यादा अच्छी कंडीशन पर नहीं है, लेकिन रहने के लिए ठीक ठाक थी। एंजेलो अभी जब काम से घर वापस लौट रहा था तभी उसकी एक पड़ोसी उसे एक लेटर देती है, जो कि किसी एंजेलो नाम के लड़के के लिए थी, जबकि एंजेलो का भी असल में नाम ब्रूनो पड़ चुका है और वह सभी लोग उसे ब्रूनो के नाम से जानते हैं। पर उस लेटर में सेम वही लोकेशन लिखी हुई थी जहां एंजेलो रहता है। इसी वजह से उन्होंने वो लेटर एंजेलो को दे दिया। वो उस लेटर को लेकर अपने कमरे में आता है, जहां पर जब वो उसे ओपन करता है तो उसमें उसे एक फोटोग्राफ दिखती है। वो पहचान जाता है कि वेनिटी फैमिली का ही एक मेंबर है। उसमें एक मैसेज भी था जिसे सिर्फ एंजेलो ने पढ़ा,
वो मैसेज अभी यहाँ पर हमें बताया नहीं गया क्योंकि यहाँ से सीन सीधा चेंज हो चुका था। अभी टोटल 7 साल बीत चुके हैं और सीन चेंज होकर कॉर्टियो पर आता है, जो कि एंजेलो का वही दोस्त है जिसने एंजेलो की मदद की थी। अभी यहाँ पर हमें पता चलता है कि कॉर्टियो एक मूनसाइन मेंबर बन चुका है। मूनसाइन असल में वाइन होती है जो कि माफिया फैमिली एक्सपोर्ट करती है। मतलब ये असल में उनका इलीगल बिजनेस है, जो कि वैसे तो कॉर्टियो को बनाना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन फिर भी वह बना रहा क्योंकि उसके पास पैसे की कमी थी। अभी कॉर्टियो का एक दूसरा दोस्त सेराटो कॉर्टियो से मिलने आया था। वो कह रहा था कि तुम्हारी बनाई हुई मूनसाइन बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, तुम आखिर इसे ऑर्को फैमिली को सेल क्यों नहीं करते? जिस पर कॉर्टियो कहता है कि नहीं, वह माफिया फैमिली से नफरत करता है, इस वजह से वह उनके साथ बिजनेस नहीं करता और उसे इन सब में नहीं पड़ना। जो सुनकर सेराटो कहता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे इसी बीच वह किसी फेंको नाम के आदमी के बारे में बताता है जिसने अभी अभी हाल में ही ऑर्को फैमिली को ज्वाइन किया था। साथ ही सेराटो यहाँ पर अपने बड़े भाई बोटी के बारे में भी बताता है। बोटी भी असल में ऑर्को फैमिली का ही एक मेंबर बन चुका है। अभी जब वह ये सब बता रहा होता है तो इतने में ही उनका घर का दरवाजा नॉक हुआ और जब दरवाजा खोला तो वहां सामने बोटी खड़ा हुआ था, जो कि अब भी सेराटो से पूछ रहा था कि क्या तुमने डील फाइनल की। असल में सेराटो यहाँ पर बोटी के कहने पर ही आया था क्योंकि वह चाहता है कि कॉर्टियो अपने मूनसाइन ऑर्को फैमिली को सेल करे, लेकिन कॉर्टियो इस चीज के लिए तैयार नहीं था। इसी वजह से सेराटो को यहाँ पर भेजा क्योंकि सेराटो कॉर्टियो का दोस्त है और उसे इजीली समझा सकता है। हालांकि सेराटो बताता है कि नहीं, कॉर्टियो अभी भी नहीं माना। जो सुनते ही बोटी ने तुरंत ही अपना सर अपने ही छोटे भाई के चेहरे पर दे मारा, यहाँ कॉर्टियो को डराने के लिए। बाद में आगे बढ़कर कॉर्टियो से कहता है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तुम एक माफिया को मून साइन बेच रहे हो, इससे तुम भी खूब कमाओगे और हम भी खूब कमाएंगे। पर कॉर्टियो को अभी ये चीज मंजूर नहीं थी। जब बोटी देखता है कि कॉर्टियो नहीं मानने वाला तो गुस्से में वह अपने बेड से कॉर्टियो के इक्विपमेंट्स को तोड़ने लग जाता है, जिससे कि कॉर्टियो मून साइन को बना ही ना पाए। हालांकि जब वह ऐसा कर रहा था तभी एंजेलो की वहां पर एंट्री होती है, जो कि पीछे से हमला करके बोटी को वहीं पर बेहोश कर देता है। बाद में बोटी का छोटा भाई सिराटो उसे अपने साथ ले गया था। अभी एंजेलो अपने दोस्त से 7 साल बाद मिला था और वह उस दिन के लिए शुक्रिया कहता है और फिर उसकी मदर के बारे में पूछता है। कॉर्टियो बताता है कि वह कुछ समय पहले ही चल बसी। ये सुनकर एंजेलो कहने लगा था कि फिर तो तुम मेरी मदद कर सकते हो। एंजेलो अभी कॉर्टियो को वही सेम ऑफर देने के लिए आया था, मतलब मून साइन बेचने का ऑफर, वो भी माफिया फैमिलीज को। कॉर्टियो पहले इस चीज के लिए मना कर रहा था, लेकिन एंजेलो ने थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहा कि हम दोनों भाई की तरह हैं, हम इस बिजनेस को बहुत अच्छे से चला सकते हैं। यह सब सुनने के बाद कॉर्टियो ने भी हाँ कर दी थी। हालांकि ऐसे ही किसी भी माफिया के पास जाकर ये कह नहीं सकते थे कि हमारी वाइन खरीद लो, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं, ये बस एक बेवकूफी होगी। इसी वजह से इन्होंने पहले डिसाइड किया कि इन्हें अपनी वाइन की एक इमेज तैयार करनी होगी, जिससे वो वाइन खुद ब खुद किसी बड़ी माफिया फैमिली तक पहुंचे। इसी चीज के चलते ये लोग एक चर्च में पहुंचते हैं। ये चर्च एक ऐसी जगह है जहां सीक्रेटली वाइन्स के बड़े बड़े वायरर्स आते हैं, क्योंकि पुलिस को कभी भी शक नहीं होगा कि इस तरह का इल्लीगल काम एक चर्च में किया जा रहा है। वहां आकर अभी हमारी मुलाकात सबसे पहले ग्रैंड चियो नाम के एक वायर से होती है, जो कि वहां का मैन काम संभालता था। ये थोड़ा एटीट्यूड वाला था, जो किसी से भी अच्छे मुंह से बात तक नहीं करता था। वहीं एक दूसरा आदमी बैठा हुआ था जो कि थोड़ा अजीब था, पर वह भी एक बायर ही है। वो बस शांत बैठा था और अब भी किसी की वाइन चेक नहीं कर रहा, वो बस सब पर नजर रख रहा होता है। वैसे तभी ये सीन चेंज होकर उस चर्च के बाहर एक कार पर आता है। वहां उस कार में एक पर्सन था जिसका नाम टाइगर है, जो कि अभी वाइन पी रहा होता है। इतने में ही दो दूसरे लोग भी वहां पर आते हैं, जिनमें से एक उससे पूछता है कि क्या तुमने यहां से किसी को भागते हुए देखा है? असल में एक बंदा हमारी वाइन चुराकर भागा है। वहां टाइगर बताता है कि नहीं, उसने किसी को भी भागते हुए नहीं देखा। हालांकि बाहर खड़ा वो आदमी टाइगर से पूछने लगता है कि तुम्हें ये वाइन कहां से मिली। टाइगर बताता है कि उसके पास ऐसी बहुत वाइन रखी है, और ऐसा कहकर वो पीछे की तरफ इशारा करता है। वहीं कार की पीछे वाली सीट पर बहुत सारी बॉटल्स रखी हुई थी, जो देखते ही उस बाहर खड़े आदमी ने अपने साथी से टाइगर पर हमला करने को कह दिया। जिसके बाद यहां से सीन चेंज होकर वापस से उस चर्च के अंदर आया, जहां एंजेलो और कॉर्टियो पहुंच चुके थे। एंजेलो अभी तुरंत ही उस ग्रेंचिचियो नाम के बायर के पास आता है और उसके ग्लास में अपनी वाइन करता है। अभी ग्रेचियो ने बिना उस वाइन को टेस्ट किए ही फेंक दिया था, जो चीज एंजेलो को बुरी लगती है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं। वो चुपचाप फिर से उसके ग्लास में वाइन भर देता है। हालांकि ग्रेंचियो को यह उसकी डिसरिस्पेक्ट लगती है, क्योंकि उसने पहले ही अपना मन बना लिया था।
वह 2 बच्चों से वाइन नहीं खरीद सकता। साथ ही अभी उसका ईगो हर्ट हो चुका था। जिस चीज के चलते वह तुरंत ही एंजेलो पर हमला कर देता है, वो उसे पंच करने की कोशिश कर रहा था, पर अचानक ही पीछे बैठे उस दाढ़ी वाले आदमी ने ग्रेंचियो का हाथ पकड़ लिया और बाद में उसे रोककर एंजेलो की वो वाइन टेस्ट की। उस आदमी को वो वाइन बहुत पसंद आई। उसे एंजेलो से वो वाइन खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जिसके बाद यह डील यहां पर फाइनल होने ही वाली थी। पर इतने में वहां उस चर्च के गेट पर खड़ा एक आदमी जमीन पर गिर पड़ता है, क्योंकि उसे किसी ने गोली मारी थी। वहीं दूसरा गार्ड भी खड़ा हुआ था जिसके पास गन थी। वह तुरंत ही बाहर की तरफ देखता है। बाहर जो भी आदमी था उस गार्ड ने उस पर अपनी गन तान दी, पर इतने में ही उस बाहर खड़े आदमी के दूसरे साथी ने उस गार्ड की गर्दन पर चाकू रखा और उसे दूर हटा दिया। बाहर जो आदमी खड़ा हुआ था इसका नाम फेंको है। ये वही पर्सन है जिसने अभी अभी ऑर्को फैमिली के साथ हाथ मिलाया था और उनके साथ जॉय हुआ है। यह यहाँ पर नैरो वैनिटी को ढूंढने के लिए आया था, क्योंकि ऑर्को फैमिली और वैनिटी फैमिली बहुत पुराने दुश्मन हैं और ये 2 अलग अलग माफिया फैमिली हैं। इस फेंगो को पता चला है कि नेरो आज यहाँ इस चर्च में आने वाला है, इसी वजह से ये यहाँ पर आया था। अभी चर्च के बीचों बीच आकर ये पूछता है कि नीरो कहाँ पर है। वो कहता है कि मुझे नैरो वेनिटी का पता बता दो, मैं तुम लोगों को जाने दूंगा। हालांकि अभी कोई अपना मुंह खोल नहीं रहा था, क्योंकि किसी को भी पता नहीं था कि नैरो वेनिटी कैसा दिखता है। अभी जब कोई भी कुछ कहता नहीं तो फेंको खुद से ही किसी को भी चुन लेता है। उसकी नजर अभी कॉर्टियो पर पड़ी, इसीलिए उसने उसे ही अपना टारगेट बना लिया। वो कॉर्टियो से कहने लगा कि तुम ही नैरो वेनिटी हो, पर कॉर्टियो कहता है कि नहीं, मैं नैरो नहीं हूं, मैं तो यहां बस अपनी वाइन सेल करने के लिए आया हूं। अभी अपने दोस्त को प्रॉब्लम में देखकर एंजेलो ने तुरंत ही पास खड़ा हुआ एक छोटा सा चाकू अपने हाथ में छुपाया और तुरंत ही आगे आ गया। वो फेंको से कहता है कि मैं हूं नीरो, बोलो तुम्हें मुझसे क्या काम है। अभी फेंको को नीरो मिल चुका था, इस वजह से उसने तुरंत ही एंजेलो के हाथ पीछे करवाए और तुरंत उसके चेहरे पर अपनी गन तान दी। वो यहां नीरो को जान से मारने के लिए आया था, पर इतने में ही एंजेलो ने अपने उस छोटे से चाकू से हमला कर दिया। सबसे पहले उसने उसकी गन साइड की और बाद में उस चाकू को फेंको की गर्दन पर रखा। अभी फेंको यहां खुद टारगेट बन चुका था, पर इतने में ही एंजेलो की नजर वहां फेंको की उस दोस्त पर पड़ती है जो कि ऑलरेडी कॉर्टियो को पकड़ चुका है। फेंको कहता है कि तुम्हारे दोस्त की जान खतरे में है, इसलिए मुझे छोड़ दो वरना वह मारा जाएगा और मुझे उसकी जान लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अभी जब वह ऐसा कह रहा था तभी उस दूसरे दाढ़ी वाले आदमी ने हमला किया और कॉर्टियो को उसके दूसरे आदमी से छुड़ा लिया। पर तब तक फेंको भी यहां किसी तरह से एंजेलो की पकड़ से छूट चुका था। फेंको के हाथ में बंदूक थी जिससे उसने लगातार फायरिंग शुरू कर दी, जो देखते हुए बाकी सभी एक सेल्फ के पीछे जाकर छुप गए। अभी उन्हें किसी भी तरह से इस चर्च से बाहर निकलना था, जो कि इतना आसान नहीं था क्योंकि फेंको बिना रुके फायरिंग करते जा रहा था। तभी कॉर्टियो कहने लगता है कि उसकी वाइन के अंदर एक बहुत ही फ्लेमेबल एलिमेंट है, जो कि अगर फायर के कांटेक्ट में आया तो बहुत ही तेज ब्लास्ट करेगा और आग लग जाएगी। अब ये चीज सुनते ही उन लोगों ने वो वाइन्स की बोतल तुरंत ही फेंको की तरफ फेंकनी शुरू कर दी और जैसे ही फिर से फायरिंग हुई तो उस एलिमेंट से जाकर चिंगारी टकराई और फेंको की बॉडी में आग लग गई। इससे इन चारों को मौका मिल चुका था वहां से निकलने का। चार असल में इसीलिए क्योंकि एंजेलो कॉर्टियो और वो दाढ़ी वाला आदमी भी उनके साथ था। साथ ही उस दाढ़ी वाले आदमी के साथ भी एक वाइट शूट वाला आदमी था, जो कि शायद उस आदमी का बॉडीगार्ड है। हालांकि उसके बारे में शायद हमें आगे पता चलेगा। अभी के लिए ये चारों तुरंत ही निकलकर उसी कार के पास आते हैं जहां फेंको और उसके दूसरे आदमी ने उस टाइगर नाम के आदमी को पीटा था। जैसे ही यह लोग यहां पर आए तो इन्होंने गेट खोला और गेट खोलते ही अंदर बैठे उस दूसरे आदमी ने उस दाढ़ी वाले आदमी पर हमला कर दिया। हालांकि वह किसी तरह से पीछे हटकर बच गया था, जिसके बाद वह व्हाइट सूट वाले आदमी ने हमला करके दूसरे आदमी को वहीं पर गिरा दिया और यह लोग उसी कार को लेकर वहां से भाग गए। अभी भागते हुए व्हाइट सूट वाला आदमी अपने चेहरे पर से अपनी नकली मूंछ हटाता है। साथ ही दाढ़ी वाले आदमी ने भी अपनी विग हटा दी थी। वैसे वह एंजेलो और कॉर्टियो से कह रहा था कि तुम अभी जो कुछ भी हुआ उसकी टेंशन मत लेना, तुम्हारी मून साइन सच में बहुत कमाल की है, हम उसे जरूर खरीदेंगे। वैसे तभी एंजेलो पूछने लगता है कि आप लोग को क्या लगता है, क्या वो नीरो सच में वहां चर्च में मौजूद था? जिस पर ब्राउन दाढ़ी वाला आदमी बताता है कि वही असल में नीरो वैनिटी है। वैसे इसके बाद ये सीन सीधा रात पर शिफ्ट हो चुका था। अभी इस बीच इन लोगों ने एंजेलो और कॉर्टियो को उनके लोकेशन पर उतार दिया। साथ ही नीरो भी कार से उतर चुका था। टाइगर को भी उन्होंने अलग भेज दिया क्योंकि उसे बहुत चोटें आई थीं, इसीलिए उसे रेस्ट करने की जरूरत है। अभी कार में सिर्फ वो व्हाइट शूट वाला आदमी जिसका नाम वनो है। असल में
वो नीरो का एक बहुत अच्छा दोस्त है, और दूसरा आदमी जिसका नाम ट्रोंको है, जो कि एक ड्राइवर है और साथ ही वैनिटी फैमिली का बहुत ही भरोसेमंद आदमी है। और कार में बहुत सारी पीछे वाइन रखी हुई थी जिसे ये लोग साथ ले जा रहे थे। अभी जंगल के रास्ते से गुजरते वक्त इन्हें पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। वैनो कहने लगता है कि हमें थोड़ा संभल कर जाना होगा। तो ड्रंको कहता है कि प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, अगर पुलिस वाले हमें रोकते हैं तो हम उन्हें गश्त दे देंगे। पर वैनो कहता है कि नहीं, ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पुलिस में जो नई इंस्पेक्टर आई है उसे ऑलरेडी ऑर्को फैमिली बहुत पैसा दे चुकी है। इसीलिए अगर उन लोगों ने हमें पकड़ा तो हमें कुछ ज्यादा ही पैसे खर्च करने होंगे, जो कि सही नहीं है। इसीलिए हमें सेफ्टी के साथ यहां से निकलना होगा। इतने में ही एक पुलिस की कार फिर से उनके पास से गुजरी, जिसकी आवाज सुनते ही इन्होंने अपनी कार तुरंत ही रोकी और झाड़ियों के बीच में छुपा दी। साथ ही यह दोनों भी पेड़ के पीछे छुप गए। दोनों ही अभी अलग अलग थे